हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम MSc जोलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका 2014 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरे इस चैनल पे आपको लास्ट 5 ईयर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो 2019 अवेलेबल है, 18 है, 17 है, 16 एंड 14 भी हो गया। ओके, तो ऑल ओवर लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके ना, रही बात 2015 की पेपर की, तो वो मुझे नहीं मिला एंड वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो किसी ने मीन्स कहीं पे अवेलेबल लिखा भी है कि ये 2015 का पेपर है, बट अंदर जाके देखते हैं तो वो 2014 का पेपर निकलता है। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि 2015 का जो पेपर है आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके देन मुझे मेल कर सकते हो। ओके, तो वही चीज़ है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 to 100। तो इसी के साथ आपका 2014 का पेपर भी हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, प्रोबायोटिक आर। तो प्रोबायोटिक ये क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए हम फूड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। ऑल ओवर हमारे लिए अच्छा है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, तो ऐसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मीन्स लिविंग माइक्रोबियल्स को बोलेंगे प्रोबायोटिक। ओके, तो प्रोबायोटिक आर लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, एलाइजा एसे। तो एलाइजा एसे मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जितनी भी टेक्निक्स होती है वो आप अच्छे से देख लो। ओके, तो वो एलाइजा हुआ आपका, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, जितनी भी ब्लोटिंग्स हुई, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हुई, ये सारी टेक्निक्स है। कुछ किस में प्रोटीन का डिटेक्शन होता है, किस में आयरन है, किस में DNA। तो ये सारी टेक्निक्स एक बार आप अगर आपको टाइम मिले तो ऊपर से तो देख ही लो। ओके, बेसिक आइडिया तो देख ही लो एंड थोड़ा उसकी स्टेप्स एंड उसकी जो प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। नॉर्मल से 5 मिनट्स के आपके ये सारे टॉपिक्स होंगे। ओके, तो उन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लो। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया एलाइजा के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है वहाँ पे आपको पता है कि सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जैसे ही वो सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो कलर्ड हो जाता है ना, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ हमारा एंड प्रोडक्ट कितना बना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट, इवॉल्व एडिशन टू अ सब्सटेंस विच कन्वर्ट टू कलर्ड एंड प्रोडक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट। नाउ तो एलाइजा टेस्ट अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, लाइक पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, इन सब की डिटेक्टिंग या फिर उसकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोटेड पीट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल आर। तो जो कोटेड पीट है तो आपको क्या होता है कि लाइक ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई बाहर से कोई पार्टिकल आता है तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होती है। ओके, एंड ये इसके अटैच होता है, फिर वो अंदर चला जाता है लाइक ऐसे। ओके, तो वो एंडो साइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएगा एंड जो अभी भी उसका जो फंक्शन करना है, जहाँ उसको टारगेट जाना है वो जाएगा। ओके, तो ये क्लैथरिन मीडिएट एंडोसाइटोसिस प्रोसेस एक बार देख लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, जीन दैट आर हैव एवॉल्व फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड कोड फॉर प्रोटीन विद सिमिलर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वापस सुनना कि जीन डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, एंड कोड फॉर अ प्रोटीन सिमिलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, बट दोनों की जो फंक्शन है ये अलग फंक्शन कर रहा है एंड ये अलग फंक्शन कर रहा है। जीन तो दोनों, एक जीन दूसरा जीन की डुप्लीकेट हुआ, दोनों प्रोटीन सेम प्रोटीन बना रहे हैं, बट उनके जो फंक्शंस है अलग अलग एरिया में फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं पैरालोगस सेम प्रोटीन बट डिफरेंट फंक्शन। ओके, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ऑर्थोलोगस में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेम फंक्शन। अगर सेम फंक्शन हो तो ऑर्थोलोगस, अगर डिफरेंट फंक्शन हो तो पैरालोगस। ओके, एंड ये दोनों होमोलोगस के टाइप है, तो ध्यान रखना। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है पैरालोगस करेक्ट। ओके, तो पैरालोगस ऑप्शन नंबर बी। ओके,
Now, question number 80. Edema noticed in a patient suffering from kwashiorkor disease is due to deficiency of. तो श्योर सी बात है, इस टॉपिक को एज इट इज़ रिपीटेटिव है, एज इट इज़ लाइन है, एंड इसका मैंने अच्छे से बता रखा है. तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन. ओके, सो एल्ब्यूमिन आपका होता है करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. ये भी क्वेश्चन एज इट इज सेम रिपीटेटिव है. नाउ अ सिंगल बी सेल कैन एक्सप्रेस. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंगल बी सेल कैन एक्सप्रेस बोथ IgM एंड IgD साइमल्टेनियसली ओके ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ. तो ये क्या प्रोसेस होता है कि जो सिलेक्टिव आयन स्प्लाइसिंग होता है उस वजह से होता है. ओके, तो ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेटिव है. ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट. ओके, तो जब आप आयन स्प्लाइसिंग पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 82. द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज along with gradient of habitat of और community is. तो यहाँ पे क्या होता है, तो डाइवर्सिटी एक टैक्सोनॉमी दो वर्ड होते हैं ना. अल्फा डाइवर्सिटी अलग होती है, अल्फा टैक्सोनॉमी अलग होती है. तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी ये चीज़ अलग है, एंड जो आपका अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी ये चीज़ अलग है. तो जब आप कम्युनिटी वाला जो टॉपिक पढ़ोगे ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर के बेसिस पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, गामा. ओके, तो अच्छे से देख लेना उसको. तो यहाँ पे जो दे रखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज along the gradient of habitat and community is called, ये होता है आपका बीटा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी मीन्स बिटवीन द 2 कम्युनिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. Now question number 83. The pattern of nitrogen excretion in animal is determined by. तो जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है, लाइक आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट के बेसिस पे उनका जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होता है वो अलग अलग होता है. तो इन सबके एग्जांपल ध्यान रखना कि अमोनिया कौन करता है, यूरिक एसिड कौन करता है, यूरिया कौन करता है, पहला किसका ऑरिजिन हुआ, ये चीज़ भी ध्यान रखना. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन है ना, तो वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके, एनर्जी कोस्ट इन प्रोड्यूसिंग द वेस्ट वाटर, टॉक्सिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट, एंड द पैटर्न डेवलपिंग इन द एग स्पीसीज. ओके, तो सॉरी इन द स्पीसीज. ओके, तो ये जो 4 फैक्टर्स है, ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं वो जनरली ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे चारों फैक्टर्स में कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री वाटर है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के अंदर. सो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. ओके, तो आप एक बार एक चीज़ भी देख लेना कि जो लाइक किसके अंदर अमोनिया होता है, किसके अंदर यूरिक एसिड होता है, किसके अंदर यूरिया होता है, नाइट्रोजन वेस्ट. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, इनके सबके एग्जाम्पल्स क्या है, किसका ऑरिजिन पहले हुआ था वगैरह. ओके, now question number 84. complete competitor cannot coexist is true for. तो यहाँ पे ये जो लो है ये गाउसेस रूल है. ओके, इसके अंदर क्या होता है कि 2 सेम कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, 2 डोमिनेंट स्पीसीज, ओके, 2 डोमिनेंट स्पीसीज आपस में एक साथ तो रह नहीं सकती है ना, लाइक 2 दुश्मन है साथ में रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, किसी एक को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा. तो ऑल ओवर चीज़ यहाँ पे यही चीज़ है कि 2 डोमिनेंट स्पीसीज साथ में रह ही नहीं सकती है ना. अगर वो साथ में रहेगी तो एक का एलिमिनेशन होना फिक्स है. तो ये जो रूल होता है, ये जो होता है कंसेप्ट, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन. तो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का मीन्स क्या हुआ कि 2 सेम स्पीसीज, ओके, 2 डोमिनेंट स्पीसीज साथ में नहीं रह सकती. इसका बेस्ट एग्जाम्पल पैरामीशियम का था. ओके, पैरामीशियम की 2 स्पीसीज होती है, दोनों डोमिनेंट होती है. अगर वो दोनों अकेले हैं, अगर दोनों अकेले रह रही है तो वो तो डोमिनेंट है. बट अगर ये दोनों डोमिनेंट स्पीसीज दोनों को अगर साथ में रख दिया गया है तो दोनों कंपटीशन करेगी आपस में, एंड उसमें से एक स्पीसीज को एलिमिनेट होना पड़ेगा. इस रूल को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. ओके, जो गाउसेस ने दिया था. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. Now question number 85. The approximate half life of radio isotope 32P is. तो यहाँ पे अप्रॉक्स वो होती है 14 होता है. ओके, अप्रॉक्स पूछा गया है तो अप्रॉक्स आपका 15 डेज मान लो आप. सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीटेटिव है. नाउ क्वेश्चन नंबर 86. विच वन ऑफ द ऑरिजिनल प्ले
की रोल इन रेगुलेशन एपोप्टोसिस। ओके, तो वही है कि प्रोग्राम सेल डेथ। अगर यहाँ पे लाइसोसोम तो वही होता है कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। बट यहाँ पे एपोप्टोसिस का पूछा गया है, तो एपोप्टोसिस के अंदर इंट्रेंसिंग एक्सटेंसिंग पाथवे होता है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो की रोल है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट। तो जो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि mRNA एंड DNA का डिटेक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, mRNA ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है ना, mRNA इन सेल एंड टिश्यू। तो सेल एंड टिश्यू के अंदर हमें DNA एंड mRNA की डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन भी अगेन सिंपल एंड रिपीटेटिव है, एंड इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा रखा है 2016 के पेपर के अंदर। क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एन। क्रोमोसोम के नंबर है वो एन को एन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, एंड DNA को रिप्रेजेंट किया है वो आपकी सी से। ओके, नाउ द ट्रू फॉर डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज कब आती है, म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर 5 स्टेज होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम है आपका, तो क्रोमोसोम तो उतना ही रहेगा है ना। क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 2n रहेंगे। एंड जो माइटोसिस से पहले क्या आता है आपकी इंटरफेज आती है, मीन्स एस फेज आता है। तो एस फेज के अंदर क्या होगा, DNA का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, मीन्स DNA का कंटेंट कितना हो जाएगा 4C। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो स्टेज आएगी दैट इज 2n 4C। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज स्टेज ना देके कुछ और दिया जाता, लाइक प्रोफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अगर एनाफेज दिया होता तो एनाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एन आ जाता। ओके, एंड जो DNA कंटेंट क्या होता, हाफ हो जाता प्रोफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर। तो वहाँ पे वो चीज़ 2C कंडीशन आ जाती है। तो ऑल ओवर आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोफेज दे रखा है, एनाफेज दे रखा है, टीलोफेज दे रखा है, मेटा दे रखा है, क्या दे रखा है। ओके, तो ये चीज़ मैंने 2016 के पेपर के अंदर अच्छे से बता रखा है, तो वो आप देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, नियोटेनी इज, कुछ नहीं है, सिंपल सा एडल्ट स्टेज के अंदर अगर लार्वल कैरेक्टर रह जाते हैं, ओके, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन दी एडल्ट स्टेज, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द नियोटेनी। मीन्स हम बड़े तो हो गए बट हमारे अंदर बचपना आ गया है ना। ऐसे एग्जाम्पल समझने के लिए आप सोचो ना कि बड़े तो हो गए बट हमारे अंदर कुछ बचपन के कैरेक्टर अभी भी प्रेजेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है नियोटेनी के अंदर कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी तो आ जाती है बट जो लार्वल कैरेक्टर उसके अंदर रह जाते हैं। ओके, तो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन सेक्सुअल मैच्योर स्टेज, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 90, to monitor DNA replication in intact mammalian cell, one needed to label cell with one of the following radioactive compound। तो यहाँ पे जब DNA एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है, ई कोलाई के अंदर हमें DNA एप्लीकेशन को देखना है। ओके, तो उस कंडीशन में उसका जो थाइमिडीन है उसको लेबल करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 91, growth hormone cause hyperglycemia is result of, again simple as it is, means as it is तो नहीं है, सिंपल सा थोड़ा सा वहाँ पे एंटी इंसुलिन पूछा गया था है ना, एंटी इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन कॉज एंटी इंसुलिन वगैरह, तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया दे दिया गया है। तो बस सिंपल सा है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, हैव अ एंटी इंसुलिन एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे क्या करेगा कि जो इंसुलिन की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, जो कि स्टिमुलेट करता था अपटेक ऑफ ग्लूकोज फॉर पेरिफेरल टिश्यू। तो अगर इस इंसुलिन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे तो पेरिफेरल टिश्यू के अपटेक को भी डिक्रीज हो जाएगा है ना, क्योंकि वो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज पेरिफेरल टिश्यू। तो अगर इंसुलिन की अगर एक्टिविटी को सप्रेस किया जाएगा तो यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरल टिश्यू। किस ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, अगेन सिंपल क्वेश्चन एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ट्राइग्लिसराइड ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक वेसल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल हुआ या फैट हुआ, ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइलोमाइक्रोन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 93, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, कुछ नहीं है, सिंपल सी, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है, कहाँ प्रेजेंट है, कौन से हॉटस्पॉट, कितने हॉटस्पॉट है, ये सारी चीज़ें, कौन से नेशनल पार्क है, इन सूटू कंजर्वेशन में कौन आता है, एक्स2 में कौन आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ओके, सबके एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे। ओके, तो ये जो आपका आंसर है दैट इज द केरला के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एरिस्टोटल लैटेन इज फाउंड इन, तो वही है कि ये एक उसका च्यूइंग ऑर्गन है। ओके, तो ये नॉर्मल सी अर्चिन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इकाइनस इज द करेक्ट आंसर। सी अर्चिन इज आल्सो नॉन एज इकाइनस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, रेप्टाइल दी रेप्टाइलर ऑर्डर स्क्योमेटा इंक्लूड, तो जो ऑर्डर स्क्योमेटा है वो किसके अंदर आता है, किसका है, वो है आपका स्नैक का एंड लिजर्ड का, है ना, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, द मोस्ट रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अकर ड्यूरिंग, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, पूछा गया ना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों में बहुत डिफरेंट है, तो कहीं पे ऑरिजिन, फर्स्ट ऑरिजिन अलग होता है एंड फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर दैट इज द कैम्बियम पीरियड। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 97, पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन, क्या दे रखा है, पीसीआर बेस्ड। ओके, डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज असेंशियल फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मॉलिकुलर मार्कर, तो जो मॉलिकुलर मार्कर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पीसीआर बेस्ड, एक होता है पीसीआर नॉन बेस्ड। ओके, तो ध्यान रखना, पीसीआर नॉन बेस का एक एग्जांपल दैट इज द RFLP। ओके, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो देखो RFLP यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया एंड यहाँ पे भी आ गया, तो ऑल ओवर ये सब क्या है, नॉन पीसीआर बेस है, तो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, पीसीआर बेस पूछा गया, बट RFLP आपका नॉन पीसीआर बेस है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ओनली आपका सेकंड बचा, क्योंकि यहाँ पे आपका RFLP नहीं दे रखा है। ओके, तो AFLP है, ये रहा AFLP। ओके, SSR ये रहा, RAPD भी ये रहा। ओके, तो ये सारे क्या है, पीसीआर बेस मार्कर है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। तो ये जो मैंने चार्ट दिखाया आपको, ये सारा अच्छे से लर्न कर लेना, क्या किसका नाम है, ओके, एंड कौन सा पीसीआर नॉन बेस है। आप एक याद करोगे तो बाकी आपको एक याद करने की जरूरत है, ओनली पीसीआर नॉन बेस दैट इज द RFLP, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 98, अगेन आ गया फर्टिलाइजेशन पे टॉपिक। मैंने आपको बोला जो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, लाइक वो सी अर्चिन का हो या फिर ह्यूमन का, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, ओके, सारा अच्छे से देख लेना। ओके, एंड जो भी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो साइकिल है, किस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, कौन सा हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो जो पहला प्रोसेस है वो आएगा आपका थर्ड, दैट इज द कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग बाय सॉल्युबल फैक्टर सीक्रेट बाय एग। देन आएगा आपका सेकंड, बाइंडिंग, ये रिसेप्टर्स होते हैं ना, बाइंडिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म टू वेटिलाइन मेम्ब्रेन। फिर आपका आएगा रिलीज ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट। फिर आएगा आपका पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू दी एक्स्ट्रासेलुलर एनवेलप। सो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट। ओके, now question number 99, what is the main damage effect UV radiation of DNA, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना। ये जो डैमेज होता है ये मैंने अच्छे से बता रखा है कि जो UV लाइट होती है ना, UV लाइट होती है हमारे ओजोन लेयर होता है ना, वो प्रोटेक्ट करती है UV लाइट को। तो UVA, UVB एंड UVC, तीन टाइप की यूवी लाइट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूवी, अगर ओजोन लेयर डिप्लेट हो गई, ध्यान से सुनना, अगर ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यूवी बी लाइट है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे अर्थ के अंदर एंटर करती है। लाइक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में होल हो गया मान लो, तो ये जो यूवी बी लाइट है वो अंदर आएगी। ये जो यूवी बी लाइट है हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्किन के ऊपर इंटरेक्ट करेगी, तो हमें स्किन कैंसर की चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ क्या करती है कि हमारे अंदर जो डीएनए की लाइक जो सीक्वेंस है ना, हमारे जो अंदर जो न्यूक्लियर की जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो थायमिडिन बॉन्ड है, लाइक ऐसे समझो आप, लाइक ये आपका
डीएनए एप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे थायमिन है साथ में, बट ये क्या करते हैं, थायमिन के सामने बॉन्ड बनाना होता है, बट ये थायमिन के सामने बॉन्ड ना बन के, एडेनिन के साथ बॉन्ड ना बन के ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या, थायमिन आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। जब थायमिन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज नॉन एज द, ये हम क्या बोलेंगे, इसको थायमिन डाइमर बोलेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा नहीं, है ना, ये आपस में बॉन्ड बनेगा नहीं, तो यहाँ पे सामने ये जो स्पेस है, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये आपस में बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बना ही नहीं बॉन्ड, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो रिप्लेस मीन्स कुछ हट जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपको पता है कि एक भी अगर न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो आपको पता है कि पूरी की पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस पूरी की पूरी चेंज हो जाती है ना। तो ऑल ओवर पूरा का पूरा हमारा डीएनए कंटेंट है वो सब चेंज हो जाएगा। तो ऑल ओवर यही है कि जो थायमिन डाइमर है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी मैकेनिज्म्स भी होते हैं, वो थायमिन डाइमर को रिजॉल्व भी करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ अलग है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे यूवी रेडिएशन है, स्पेशली यूवीबी। ओके, वो क्या करती है, थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप इज डिराइव फ्रॉम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक्रोमोसोम कहाँ से डिराइव होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, कहाँ से डिराइव होती है, वो होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अच्छे से लर्न करना है इसको। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया 2014 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो इसी के साथ आपके लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्यूशन हो जाएंगे, हो गया कंप्लीट। ओके, 2019 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 14 भी हो गया। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, एंड आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविस अकेडमी। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर to your with your friends. Okay, and subscribe my channel. So thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.